चैप्टर है आपका वेक्टर, और पूरी फिजिक्स में चाहे 11th क्लास हो या फिर आपकी 12th क्लास हो, चाहे आपका फिजिक्स का कोई भी लेवल हो, ये आपको चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल लगने वाला है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बात करनी होगी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ की। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्यों भाई, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है भाई? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये बताओ। मैंने पूछा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो यार विवेक, मैंने आपको तो बताया ही है, ये तो खैर नहीं थे। हाँ क्या था? हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ PQS फिजिकल क्वांटिटीज़ आर प्रॉपर्टीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड। गड़बड़ नहीं करो भाई, हैविंग मैग्नीट्यूड। ये अलग बात है कि जब आप बहुत आगे चले जाओगे फिजिक्स में तो कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखो नहीं, बताएं, अभी समय देंगे आपको लिखने का, तो फिर शायद ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल बिगिनिंग में हो और आपको ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने आपको कई बार बताया, कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम लिए, जैसे एक प्रॉपर्टी है सैडनेस, दुखी होना। एक प्रॉपर्टी है आपकी ब्राइटनेस, चमकीलापन, ब्राइटनेस एक प्रॉपर्टी है ये। एक प्रॉपर्टी है हैवी। तो सैडनेस वाली प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड नहीं निकलता, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भाई। अगर कोई पूछता है कि सैडनेस की वैल्यू क्या है, जैसे हम ही अगर आपसे बोलें कि भाई आज हमारा दोस्त जो है बहुत दुखी है, और तुम पूछोगे सर कितना दुखी है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो सैडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे अगर आपने कहा कि सर 20, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला 20 बुक्स, तो अब ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और साथ में यूनिट भी है। तो बात समझ में आ रही कि आपके पास 20 किताबें हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। बच्चों, मैग्नीट्यूड को हम स्केलर वैल्यू भी कहते हैं, स्केलर वैल्यू। तो स्केलर वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में उसके यूनिट भी होगा। अगर आपने हमसे कहा कि सर मेरे पास एक वैल्यू है, और हमने पूछा कितनी है, आपने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है 55, तो ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर आपने बोला 55 पेन्स, तो ये 55 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये पेन आपके जो हैं वो यूनिट हैं। इन दोनों को मिला करके मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, और मैग्नीट्यूड को स्केलर वैल्यू भी कहा जाता है। तो सैडनेस वाली प्रॉपर्टी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। तो सैडनेस की जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी। ब्राइटनेस, चमकीलापन, चमकीलेपन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हाँ होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि सन की ब्राइटनेस कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि सन की ब्राइटनेस, सपोज कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो 40 कैंडला है। तो ब्राइटनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चमक एक ऐसी प्रॉपर्टी है
जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एंड दैट इज वाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। हैवी माने भारी। अगर आपने एक बॉक्स उठाया और आपने बोला बहुत भारी है, तो तुरंत जो है फिजिक्स वाले पूछेंगे कितना भारी है, आप बता सकते हो कितना भारी है। हैवी यानी क्या हो गया, वेट। आपने बोला कि भाई ये इतना भारी है कि दैट इज 40 kgf। kg माने किलोग्राम, f माने फोर्स, और ये भार होता है, वेट होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, भूलना नहीं। ठीक, तो ये बात हो गई कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब ये बहुत सारी होती हैं, अनंत हैं, बहुत सारी हैं। इनको अगर आप फिंगर में गिनना चाहो तो इतनी ज़्यादा हैं कि फाइनली आप बोलोगे कि गिनने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जैसे डिक्शनरी में कितनी स्पेलिंग है, तो गिनने वाले लोग गिन भी सकते हैं, लेकिन हैं तो बहुत ज़्यादा ना। इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हैं, और हेडिंग पड़ी हुई है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि अब हम जानेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास, यानी कि सच फिजिकल क्वांटिटीज़, PQS का फुल फॉर्म आप जो है एग्ज़ाम में पूरा लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो सच फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर which having magnitude and डायरेक्शन नहीं विवेक, स्पेसिफिक डायरेक्शन। अभी जो सैटरडे को टेस्ट हुआ है वेक्टर का, कुछ बच्चों ने दिया था, उसमें जिन लोगों ने डायरेक्शन लिखा है नंबर नहीं मिलेंगे। स्पेसिफिक डायरेक्शन, निश्चित दिशा। हम ऐसा क्यों, इतना जोर क्यों दे रहे हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में? जैसे आप देखो कि मेरे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, समय। देखो इसके पास में 3 दिशाएं होती हैं। एक होता है फ्यूचर यानी आगे वाला समय, एक होता है पास्ट टाइम पीछे वाला समय, और एक होता है प्रेजेंट जो कि वर्तमान है। तो तुम्हारे टाइम के पास में कितनी दिशाएं हैं? 3 हैं। और स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित दिशा। तो टाइम के पास चूंकि एक से ज़्यादा दिशाएं हैं, इसलिए टाइम यहाँ पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम यहाँ केवल डायरेक्शन लिखोगे तो डायरेक्शन में फंस जाओगे, क्योंकि टाइम के पास तो डायरेक्शन है। आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास में भी कई सारी दिशाएं होती हैं। जैसे कि अगर एक डिस्चार्ज ट्यूब हो, डिस्चार्ज ट्यूब को हिंदी में विसर्जन नलिका कहते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे प्लस हैं और बहुत सारे माइनस हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है अलोंग मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज इधर चलते हैं उसी तरफ चलती है, और एक इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है अपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। बड़ी समस्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट के पास 2 दिशाएं हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर कहलाएगी? नहीं, क्योंकि इसके पास भी मल्टीपल डायरेक्शन है। क्लियर हो रही है बात हमारी? इसलिए मैं आपसे बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कॉपी इसकी गैर मौजूदगी में 0 नंबर दिलाएगी अगर आपने केवल डायरेक्शन लिखा तो आज के बाद गलती मत करना, ठीक है ना। अब जिन लोगों के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है और फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वेक्टर हो या वेक्टर ना हो, मैग्नीट्यूड होना तो एक तरीके से क्या है, उनका अपना फंडामेंटल राइट है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। तो मैग्नीट्यूड तो होना ही है, कोई नई बात नहीं है। नई बात केवल क्या है? स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? और बहुत सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं
जिसमें से कुछ नाम हम देते हैं आपको। तो जानी पहचानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और वेलोसिटी, और फोर्स, और मोमेंटम, स्पीड नहीं है, मोमेंटम, टॉर्क, टॉर्क जो चीजों को घुमाता है उस फोर्स को टॉर्क कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम आपके लिए नई फिजिकल क्वांटिटी हो, लेकिन बहुत सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो फाइनली मुझे एक बार जरा सा बता दीजिए या मेरे साथ बोलिए, अगर क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आप अपने कॉमन सेंस से डेफिनेशन बना लेना, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। जो इसके अंदर खास बात है वो क्या है, डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन होना कोई खास बात नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन इसको खास बनाती है। और भी आप देखो ना, ये आपने जो है एक बैलून में हवा भर दी, तो बलून में जो प्रेशर है वो किधर काम कर रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये देखिए सारी डायरेक्शन है। देखिए इस प्रेशर के पास फिर एक से ज़्यादा डायरेक्शन है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन है उनको हम वेक्टर नहीं कहते। क्लियर ये बात। तो प्रेशर भी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये क्लियर हो गया ना, बोलो भाई। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्या होता है ये तो तुमने जान लिया। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप बनाइए कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उसमें से एक तो पार्ट हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का। VPQS का मतलब क्या हो गया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इनके पास क्या था, इनके पास मैग्नीट्यूड था, इनके पास मैग्नीट्यूड था, और क्या थी, स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो था लेकिन डायरेक्शन थी नहीं, डायरेक्शन नहीं थी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो रखती थी लेकिन डायरेक्शन उनके पास नहीं थी, उनको स्केलर कह दिया गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक। फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमको ऐसी मिली जिनके पास मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन थी, बट मल्टीपल डायरेक्शन थी। हमने पाया कि उनके पास में डायरेक्शन तो है लेकिन मल्टीपल डायरेक्शन है। मल्टीपल डायरेक्शन का मतलब हो गया एक से ज्यादा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को नाम क्या दिया गया, टेंसर। क्या नाम दिया गया, टेंसर। यानी कि अभी जितने भी एग्जाम्पल हम ले रहे थे, हमने इलेक्ट्रिक करंट में बताया कितनी डायरेक्शंस थी, दो दो। और हमने अभी प्रेशर में देखा डायरेक्शन कैसी थी, बहुत सारी थी। हमने अभी और भी एक एग्जाम्पल लिया था, समय, टाइम। तो जिनके पास में एक से ज़्यादा दिशाएं हैं, मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन डायरेक्शन एक से ज़्यादा है, उनको क्या नाम दिया गया, टेंसर। क्लियर ये बात। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने जान लिया, ठीक है ना। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने जान लिया है। और ये जो बात हमने लिखी हुई है ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए लिखी गई है। ये जो बात लिखी गई है ये रफ वर्क है, यानी कि लोगों को ये उम्मीद होती है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और वो भी 11th क्लास के, तो ये आप टेंसर को, स्केलर को और वेक्टर को जनरल वे में जानते होंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिए, ये पता चल चुका है कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास में दो चीजें हैं। एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। क्या मैंने सही लिखा, गलत।
डायरेक्शन कौन सी है? स्पेसिफिक वाली है, डायरेक्शन स्पेसिफिक वाली है। तो अगर किसी दी गई फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर वाली है, अगर किसी गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को नया बनाना है, बात को समझना भाई, हमने आपको एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दे दी, हमने कहा जरा इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को नया बना दो। तो नए का मतलब यहां पर यह है कि आप दो तरीके से उसको नया बना सकते हैं। पहला मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, वो क्या बन जाएगी? नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। या फिर आप क्या बदल दीजिए? डायरेक्शन। मेरी बात को आप समझो। सपोज कर लो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसका नाम था वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी वाली वेक्टर क्वांटिटी हमने आपको दी, उसमें दो चीजें थी, एक तो डायरेक्शन था, दूसरा क्या था? मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने आपसे कहा कि आपको एक गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, गिवन वीपीक्यू, वीपीक्यू मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और हमने आपसे कहा कि ये वेलोसिटी है। तो आपको ये भी बता दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो 40 है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। तो ये गिवन वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से एक नई वेक्टर क्वांटिटी आपको बनानी है। तो आपके पास में ओवरऑल 3 तरीके होते हैं। पहला क्या करते हैं? हम डायरेक्शन बदल दें। तो डायरेक्शन बदलने से जो नई क्वांटिटी बनेगी वो क्वांटिटी इस पुरानी क्वांटिटी से कैसी होगी? अलग होगी। या फिर हम क्या कर दें? मैग्नीट्यूड बदल दें। तो मैग्नीट्यूड बदल देने से भी जो नई फिजिकल क्वांटिटी होगी वो अपनी पुरानी वाली से कैसी होगी? अलग होगी। या हम दोनों बदल दें कि मैग्नीट्यूड भी बदल दें और डायरेक्शन भी बदल दें। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर वाली होगी वो क्या होगी? नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब जो नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका नेचर नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम वेलोसिटी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का, विवेक तुमने वेलोसिटी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदल दिया। सपोज कर लो कि तुम्हारी कार की वेलोसिटी 40 थी, आपने क्या किया कि इस वेलोसिटी को बना दिया 100, लेकिन आपने डायरेक्शन वही रखी, डायरेक्शन वही रखी, ईस्ट की ईस्ट रही। तो आपने जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बनाई है इसका नाम तो वेलोसिटी है, लेकिन वेक्टर की दुनिया में ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इस वाली फिजिकल क्वांटिटी से क्या है? अलग है। ठीक है ना? और आपने क्या किया कि इसी वेलोसिटी की वैल्यू तो नहीं बदली, वेलोसिटी तो रखी 40 की 40, लेकिन आपने डायरेक्शन बदल दी। डायरेक्शन तुमने कर दी ईस्ट जा रही थी, तुमने नॉर्थ कर दी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, नाम उसका क्या है? वेलोसिटी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी इस पुराने वाले से एकदम क्या हो गई? अलग हो गई। तो देखो नाम वही है वेलोसिटी, यहां पर भी नाम क्या था? वेलोसिटी, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी अपनी पुरानी वाली से क्या हो गई? अलग हो गई। किस मामले में अलग हो गई? यहां पर आपकी वैल्यू के मामले में अलग हो गई, मैग्नीट्यूड के मामले में अलग हो गई। और यहां पर किस तरीके से अलग हो गई? डायरेक्शन में अलग हो गई। हमने क्या किया? इस वेलोसिटी का वैल्यू भी हमने बदल दिया और हमने डायरेक्शन भी बदल दिया। डायरेक्शन मान लेते हैं हमने साउथ कर दी। तो यार मेरी वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? वेलोसिटी, लेकिन जो ये मेरी वेलोसिटी है वो अपनी पुरानी वाली फिजिकल क्वांटिटी से एकदम क्या हो गई? डिफरेंट। तो जो बात मुझे बतानी है फाइनली उसको सुन लो। अगर कोई कहता है दी गई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से छेड़छाड़ करेंगे, तो मैं कह दूंगा कि भैया तुमको फिर एक नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। कोई कहता है गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन से हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसको जो है क्या मिलेगी? नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन नेचर वही रहेगा। अगर आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है तो नई वाली का नाम भी क्या होगा? फोर्स। और अगर कोई कहता है कि दी गई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेंगे और डायरेक्शन भी बदलेंगे, तो मैं बोलूंगा कि भैया तुमको क्या मिलेगी? एक नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसका कि नेचर कैसा होगा? सेम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई आपसे कहता है
कि किसी गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदल देने से क्या होगा, तो आपको आंसर देना होगा नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बनेगी जिसका कि नेचर पुरानी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जैसा ही होगा। यहां नेचर का मतलब क्या है, उसका नाम। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है तो नई वाली का नाम भी क्या होगा, फोर्स। अगर कोई कहता है कि हम डायरेक्शन बदल देंगे तो क्या होगा, तो हमको नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन उस नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कैसा होगा, सेम। सिमिलरली अगर दोनों बदल दिए जाएं तो क्या बदल जाएगा, नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी और उस नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का नेचर तो पुराने जैसा होगा, लेकिन और सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग अलग। क्लियर ये बात, पक्का। तो आपको इन शॉर्ट मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास में OLD ओल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप डायरेक्शन बदल देते हो, डायरेक्शन बदल दी, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो आपको क्या मिलेगी, न्यू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नाम नेचर वही रहेगा। अगर इसका नाम फोर्स है तो इसका नाम भी क्या होगा, नया वाला फोर्स वेक्टर। अगर इसका नाम वेलोसिटी है तो इसका नाम क्या होगा, नई वाली वेलोसिटी वेक्टर। अगर इसका नाम मोमेंटम है तो इसका नाम क्या होगा, नया वाला मोमेंटम वेक्टर। क्लियर ये बात। अगर आपकी ओल्ड वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और आप मैग्नीट्यूड बदल देते हो, मैग्नीट्यूड में चेंजेस करते हो, तो आपको क्या मिलेगी, नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नेचर कैसा होगा, सेम। जैसे अगर कोई कहता है कि ये पुराना वाला वेक्टर जो था इसका नाम था टॉर्क, तो ये पुराने वाले वेक्टर का नाम टॉर्क था, ये एक नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, नाम इसका भी क्या होगा, टॉर्क। क्लियर ये बात। और आगे चलते हैं। अगर आप ओल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में दोनों बदल देते हो, डायरेक्शन भी बदल देते हो और मैग्नीट्यूड भी बदल देते हो, दोनों ही चीज़ें बदल देते हो, तो क्या होगा, तो आंसर है आपको क्या मिलेगी, नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। फटाफट क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी x थी, समझना क्वेश्चन को, एक वेक्टर क्वांटिटी थी x थी, अब क्या हुआ कि इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदल दिया गया, तो अब जो नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वो x डैश हो गई है। तो बताओ x और x डैश में क्या सिमिलरिटी है, x और x डैश में सिमिलरिटी केवल किस चीज़ की है, नेचर की है, कि अगर x का मतलब फोर्स था तो x डैश का मतलब भी क्या है, फोर्स। क्लियर ये बात, श्योर। तो नोट कर लीजिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब आगे जो है वो जरा देखो भाई। क्वेश्चन आया कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब समझते हो ना, लोगों के बीच इसको कैसे फेमस करते हैं कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। रिप्रेजेंट करना, लोग कैसे जाने कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा कोड वर्ड बता दिया जाए जिससे पता चल जाए कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे कि लोग कैसे जाने कि इस ग्राउंड में चिंटल्स के बच्चे हैं, तो ड्रेस कोड से पता चल जाएगा ना कि चिंटल्स के बच्चे हैं। क्यों भाई, लोग ये कैसे जाने कि उसी ग्राउंड में स्टेपिंग स्टोन्स के भी बच्चे हैं, तो ड्रेस कोड से पता चल जाएगा। सारे स्कूल वालों ने अपनी ड्रेस कोड अलग रखी हुई है ना, अपने बच्चों की पहचान करने के लिए। तो उसी तरीके से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि लोगों को कैसे आसानी से ये समझ में आ जाए कि हाँ ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है। तो दो तरीके हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के। देयर आर टू वेज, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है, पहला रास्ता है सिंबॉलिक तरीका, सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड को एलजेब्रिकल तरीका भी कहा जाता है, एलजेब्रिकल मेथड। और दूसरा रास्ता कौन सा भाई, दूसरा रास्ता है ज्योमेट्रिकल मेथड।
ज्योमेट्रिकल मेथड। तो दो तरीकों से लोगों के सामने ये बात आसानी से बताई जा सकती है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। सिंबॉलिक मेथड क्या होता है? एल्जेब्रिकल मेथड। ये बड़ा ही आसान सा मेथड है। क्या कहा इसने कहा कि यूज एरो साइन, एरो साइन मतलब तीर का निशान, ओवर एल्जेब्रिकल सिंबल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये कहा इसने। एग्जाम्पल से और चीजों को क्लियर करते हैं। कह रहे हैं कि जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उन सबका एल्जेब्रिकल सिंबल होगा। एल्जेब्रिकल का मतलब है वही ABCD, ABCD डॉट डॉट डॉट, XYZ, हिंदी में का खा गा, इस तरीके से ये सब एल्जेब्रा कहलाती है। जब आप बोलते थे लेट अस कंसीडर देयर आर द X रुपीज, तो X तो मतलब एल्जेब्रा, ठीक है। तो हर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का एल्जेब्रिकल सिंबल होगा और उस सिंबल पर आपको तीर लगा देना। जैसे देखो यहां पर मैं लिखता हूं नेम ऑफ VPQ, नेम ऑफ VPQ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पर लिखता हूं एल्जेब्रिकल सिंबल। उनका एल्जेब्रिकल सिंबल क्या है, या फिजिक्स में उनका एल्जेब्रिकल सिंबल क्या होता है फेमस, वो देखता हूं। और फिर लास्ट में लिखता हूं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जैसे एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, फोर्स, तो फोर्स का एल्जेब्रिकल सिंबल क्या है? F। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपको आज के बाद इस F पर तीर लगा देना, एरो लगा देना, ठीक। और देखो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एल्जेब्रिकल सिंबल क्या है? V। क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको सिंबल पर ऐसे तीर लगा देना। ऐसे ही एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, और मोमेंटम का एल्जेब्रिकल सिंबल है P, तो आज के बाद आप इसको P ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक। इसका मतलब जरा ध्यान देना, यहां मैंने एक ब्रैकेट बनाया और यहां पर लिखा कैपिटल A, ऊपर तीर लगा दिया, तो क्या समझ गए कि कैपिटल A कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। नाम क्या है ये बताओ तुम हमें, नाम क्या है ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। ये टेंशन तुम्हें नहीं लेना, बट तुम्हें ये पता चल गया कि A किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का क्या रहा होगा? एल्जेब्रिकल सिंबल। क्लियर ये बात? जैसे हमने यहां पर लिख दिया B, ऊपर ऐसे तीर लगा दिया, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब कोई पूछता है इसका नाम क्या है, तो ये टेंशन हमारा नहीं है, ये टेंशन किसका है? क्वेश्चन वाले का, क्वेश्चन देने वाले का कि ये कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली एक हमने सिंबल बना दिया D, ऊपर तीर लगा दिया, तो आप समझ गए कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर ये बात? तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है, तो उसके दो रास्ते थे। एक तो था एल्जेब्रिकल मेथड और दूसरा था आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड को सिंबॉलिक मेथड भी कहा जाता है, SYM, सांकेतिक भाषा। सिंबॉलिक का हिंदी क्या होता है? सांकेतिक भाषा। जैसे सपोज कर लो किसी ने कहा कि M माने मास है, M माने मास है। किसी ने बोला कि S माने दूरी है, डिस्टेंस है, नहीं दूरी, S माने क्या है? दूरी है। और फिर बोला गया L माने लेंथ है। तो हमने कहा यार कि M माने मास है, L माने लेंथ है, S माने दूरी है, इन सबके ये क्या है? एल्जेब्रिकल सिंबल है ना, और इनके ऊपर तीर नहीं लगे हैं, यानी ये वेक्टर नहीं है। और फिर उसी भीड़ में एक सिंबल था आपका D, ऊपर उसके सिंबल लगा था, तो हमने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये तो पक्का हो गया। फिर हमने एक्सपर्ट से पूछा कि ये D का मतलब क्या है, उसने बोला डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्लियर है ना, एल्जेब्रिकल जो मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, ये पक्का है ना, श्योर है, कंफर्म। अब आगे सुनो,
अब आपने जब ये तरीका फॉलो कर लिया कि हम एरो लगा देंगे, तीर का साइन लगा देंगे ओवर द एल्जेब्रिकल सिंबल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जब आपने ये पक्का कर लिया कि हम तीर लगा देंगे, तो लोगों ने कहा कि भाई जब आप ये काम करेंगे तो ये तो पता चल जाएगा कि वो वेक्टर है। मेरी समस्या सुनो, जैसे ध्यान देना, मैं इसी को आगे ले जा रहा हूं। आपने मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आपने ए के ऊपर तीर लगा दिया, बी के ऊपर भी तीर लगा दिया, सी पर तीर लगा दिया, डी पर तीर लगा दिया, मेरे सामने इनको रख दिया। तो इनको देख करके हम समझ गए कि ऑल आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो हम समझ गए। पहली बात तो हम ये समझ गए कि सारी की सारी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। तब हमसे पूछा गया कि इनकी डायरेक्शन क्या है। नहीं, अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या है, तो हम चुप हो गए, क्योंकि क्या ये सिंबल देख करके डायरेक्शन का अंदाजा हो सकता है? नहीं, केवल ये सिंबल देख के क्या होता है कि ये वेक्टर है, ये पता चल गया, ये वेक्टर है, ये पता चल गया, और ये आपका वेक्टर है, ये पता चल गया, और ये डी आपका वेक्टर है, ये पता चल गया। लेकिन इससे डायरेक्शन के बारे में कोई सूचना आपको मिली? नहीं मिली। डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एल्जेब्रिकल मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन के बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। बोलो, दे पा रहा? नहीं दे पा रहा। और ना ही मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जानकारी दे पा रहा। भाई ये वेक्टर है, ओके, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये तो नहीं पता चल पा रहा है। तो एल्जेब्रिकल मेथड जो था वो बहुत ही हल्का फुल्का तरीका था, यानी काम चलाऊ तरीका था, जिसको फिजिक्स ने बहुत ही ऑर्डिनरी वे में एक्सेप्ट कर लिया कि बस केवल ये बता देगा कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक ही ग्राउंड में ड्रेस कोड केवल ये बता देगा कि ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है ना भाई। अगर एक ग्राउंड में चिंटल्स के बच्चे हैं, एक उसी ग्राउंड में स्टेपिंग स्टोन्स के बच्चे हैं, उसी ग्राउंड में दून के बच्चे हैं, उसी ग्राउंड में आपके वीरेंद्र स्वरूप के बच्चे हैं, तो मैं अगर दूर से देखूं तो मुझे केवल ये पता चल जाएगा ड्रेस कोड से कि कौन से स्कूल का कौन बच्चा है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन क्या मुझे बच्चे का नाम पता चल जाएगा? नहीं, वो तो मुझे पूछना पड़ेगा जा करके। क्या मुझे उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, ये कहाँ रहता? नहीं। इसी तरीके से एल्जेब्रिकल मेथड एक ऑर्डिनरी मेथड था, जिससे केवल ये पता चल सकता था कि भैया इस भीड़ में ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। क्लियर ये बात? बहुत सारी चीज़ों के आंसर नहीं मिल पा रहे थे कि मतलब ये वाला तरीका हमको डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था, ये वाला तरीका हमको वैल्यू नहीं बता पा रहा था, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा था। तो इन दोनों कमियों की वजह से इसको लोगों ने जाना और जान करके भूल गए, क्योंकि ये काम का नहीं है ना। बोलो, काम का है क्या? केवल इतना ही तो बता पा रहा है कि हाँ ये वेक्टर है, और तो कुछ बता नहीं पा रहा है। तो फिर एक तरीका बनाया गया जिसका नाम क्या था? ज्योमेट्रिकल मेथड। इसने सब कुछ बता दिया था। कैसे? देखते हैं आपसे आगे, इसको देखते हैं, जरा नोट कर लीजिए पहले आप। ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब पिक्चर। जहाँ ज्योमेट्री की बातें होंगी वहाँ पे क्या बनेगी? तस्वीर बनेगी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर कभी भूल जाओ ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब, तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल मेथड? किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। तो कहा गया कि इन दिस मेथड we draw arrow length for given vector physical quantity in given direction। जो लिखा गया उसको जरा ध्यान से समझे, पढ़े। सपोज कर लो कि एक
वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स 20 न्यूटन है और डायरेक्शन ईस्ट है। कहा गया कि इसको रिप्रेजेंट करो, निरूपित करो ज्योमेट्रिकली। तो इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में कहा गया कि हम एरो लेंथ बनाएंगे, एक लंबा सा तीर बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि ये जो लंबा तीर बनाओगे कैसे बनाओगे? तो लिखा हुआ है कि वी इन दिस मेथड वी ड्रॉ माने बनाना, वी ड्रॉ एरो लेंथ फॉर गिवन वीपीक्यू इन गिवन डायरेक्शन। जैसे कि यहां पर डायरेक्शन कैसी है? ईस्ट, तो हम ईस्ट की डायरेक्शन में एक तीर बना देंगे लंबा सा, ये बना दिया। तो अब हमने इतना लंबा तीर बनाया, किसी ने छोटा बनाया, किसी ने हमसे भी बड़ा बना दिया, तो समस्या है कि नहीं है? तो कितना लंबा तीर बना, ये एक समस्या है। तो यहां पर एक काम और कहा गया कि जो लेंथ ऑफ एरो है, जो तीर की लंबाई है, वो किसके बराबर होगी? तो आंसर है कि तीर की जो लंबाई है वो बराबर होगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। यहां पर देखो क्या लिखा जा रहा है, लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तीर की लंबाई कितनी होगी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगी। मतलब इसका ये कि अब देखिए समस्या है कि हमें यहां पर जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 20 न्यूटन है और हमें बनानी है वेक्टर की लंबाई, यानी कि लंबा सा एरो बनाना, तीर बनाना है। तो लंबाई कैसे न्यूटन से रिप्रेजेंट होगी? तो स्केल बनानी पड़ेगी, अपनी तरफ से पैमाना बनाना पड़ेगा। भाई आप जो है तीर बनाओगे तो किस में नापोगे? सेंटीमीटर में नापोगे, और यहां पर वैल्यू किस में है? न्यूटन में। स्केल में तो न्यूटन होता नहीं है। तो न्यूटन का और सेंटीमीटर का कनेक्शन बना लो अपने मन से, जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने एक स्केल बनाई और वो स्केल है कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 20 न्यूटन बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। हमने स्केल उठाई और स्केल रख करके 20 सेंटीमीटर एक लंबा तीर बना दिया ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि आप सब जानते हो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। लोगों ने पूछा इसकी लंबाई कितनी है? तो मेरी स्केल में तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लेकिन मतलब कितना है? 20 न्यूटन। बात समझ रहे हैं ना? स्केल में लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, बट अंदर की बात है कि दिस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है? 20 न्यूटन। ठीक है ना? अब जरा इसको देखो भैया, मेरी ये फोटो तुम किसी को भी दिखा दो तो हर कोई देख के बोलेगा ये वेक्टर है। कोई देख के क्या बोलेगा? ये वेक्टर है। वो ये भी बता देगा दिशा कैसी है? ईस्ट। डायरेक्शन कैसी है? ईस्ट। और वो इसको देख करके बता देगा कि वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। तो देखो ज्योमेट्रिकल मेथड ने वेक्टर का सब कुछ बता दिया था कि वो वेक्टर है, ये भी बता दिया था, उसके पास डायरेक्शन है क्या है ये भी बता दिया था, उसके पास वैल्यू है कितनी है ये भी बता दिया था। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना भाई। हमसे कहा गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है 60 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये इंफॉर्मेशन दी गई और कहा गया कि रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, रिप्रेजेंट इट, या चलिए पूरी बात, रिप्रेजेंट दिस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली। कहा गया कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा दो भाई। तो हमने कहा ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक लंबा सा तीर बनाना है दी गई दिशा में। भाई देखा, इन दिस मेथड वी ड्रॉ द एरो लेंथ फॉर द गिवन वीपीक्यू इन द गिवन डायरेक्शन। कि हम इस वाले मेथड में जो फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक लंबा सा तीर बनाते हैं दी गई दिशा में। तो मुझे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर एक तीर बनाना है।
लेकिन ये भी कहा गया कि तीर की लंबाई क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वीपी की होगी। और बच्चों आपके पास जो स्केल होगी उसमें ये कैसे फिट होगा, तो आपको पैमाना बनाना पड़ेगा। इसी पैमाना बनाना मतलब स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो आप अपने मन से स्केलिंग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने स्केल बनाया जो तुम्हें कंफर्ट लगे। भाई अगर तुम ये बनाओगे 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 60 मीटर पर सेकेंड बराबर 60 सेंटीमीटर मुश्किल होगा। क्यों भाई, 60 सेंटीमीटर लंबा आप जो है तीर बनाओगे तो समस्या आ जाएगी। एक तो स्केल नहीं होगी तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर लंबी, और दूसरा तुम्हारा पेन जो कॉपी का स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो जो तुम्हें सूट करे वो स्केल कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 10 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 1/10 सेंटीमीटर ले लिया, और यहाँ पे है 60 मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर ये बात? तो मेरी स्केल देखो ये तैयार हो गई। ठीक, अब हमने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ज्योमेट्री में बनाना जानते हैं हम। और जो भी अपने पास में अवेलेबल टूल्स हैं, जो भी अवेलेबल टूल्स हैं, तो अवेलेबल टूल्स की सहायता से 30 डिग्री के एंगल पर हमने एक तीर बनाया जो कि 6 सेंटीमीटर लंबा था। ये मैंने तीर बना दिया, एरो बना दिया 30 डिग्री के एंगल पर, ये हॉरिजॉन्टल है। और जब यहाँ पर मैंने अपने कॉन्फिडेंस से यहाँ लिखा कि ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब है 60 मीटर पर सेकेंड। आप इस पिक्चर को देख के किसी के पास ले जाओ, आप इस पिक्चर को देखो और किसी के पास ले जाओ, मेरे पास लाओगे मैं समझ जाऊंगा ये तीर बता रहा है कि ये वेक्टर है। बोलो, पहली इंफॉर्मेशन ये वेक्टर है। आगे लगा है मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी नाम का वेक्टर है। देखो नाम भी पता चल गया कि वेलोसिटी नाम का वेक्टर है। यहाँ लगा है न्यूटन, तो ये फोर्स वाला वेक्टर है, पता चल गया ना। और आगे देखिए 30 डिग्री की डायरेक्शन है, ये भी पता चल गया। क्लियर? और एक क्वेश्चन लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, लोगों को बहुत मजा आता है इस काम में, क्योंकि स्केलिंग भी खुद करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमसे कहा गया कि एक वेक्टर है दैट इज कुछ भी ले ले, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो है 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की जो यूनिट है वो ये होती है इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो रिप्रेजेंट दिस वीपीक्यू। वीपीक्यू का फुल फॉर्म वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली। तो डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, डायरेक्शन यहां पे नॉर्थ है। तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में मुझे 24 मैग्नीट्यूड का एक एरो बनाना है। तो स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग थोड़ा सा आपका जो है एक ऐसा क्राइटेरिया रहेगा जो आप पर, आपके अकॉर्डिंग चलेगा कि आपने स्केलिंग क्या चुनी। स्केलिंग ऐसी होनी चाहिए जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो मैंने यहाँ पर 24 की स्केलिंग जो की है वो मैंने ये की है। मैंने कहा कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो अब आपने चुपचाप स्केल उठाई और नॉर्थ को देखते हुए एक नॉर्थ की तरफ एक लंबा सा तीर बनाया जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा है। ये तीर बना लिया नॉर्थ की तरफ, आप बढ़िया से बनाइएगा। और यहाँ लिखा मैंने 12 सेंटीमीटर। तो अंदर की बात जो है वो भी लिखो। 12 सेंटीमीटर का मतलब है 24 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। अब आप ये फोटो लेके कहीं पर भी चले जाओ, जिसको भी फिजिक्स पता है उसको ये फोटो दिखाओ, तुरंत देख के बोलेगा अच्छा ये तीर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके आगे देखेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये किसका है? मोमेंटम का यूनिट है, इसका नाम मोमेंटम है। और देखेगा दिशा, बोले नॉर्थ की तरफ है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ने
वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि हम वेक्टर है, लोगों को ये पता चल जाए, हमारी डायरेक्शन पता चल जाए, और क्या पता चल जाए? वैल्यू पता चल जाए, मैग्नीट्यूड पता चल जाए। ये तीन ही चीज़ें तो चाहिए उसको। तो ज्योमेट्रिकल मेथड ने तीनों इन्फॉर्मेशन आपको दी कि नहीं दी? बोलो। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको स्केल तैयार करना पड़ता है, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू यू। आप जैसा कंफर्ट फील करें। मेरा अपना आपको सजेशन ये है, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा बनाओगे लेंथ अगर वेक्टर का तो भी दिक्कत है, और बहुत बड़ा बनाओगे तो भी आपके लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी। आप ऐसा स्केलिंग करना जिससे ना तो छोटा हो वेक्टर की लेंथ और ना ही बहुत बड़ी हो, ठीक है ना? तो इसको भी नोट कर लीजिए समझते हुए।